नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल साल 1988 दोपहर की करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 पैसेंजर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। वो दिन भी कुछ खास नहीं था और दिन की तरह ही था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है पैसिफिक ओशन के बीच में, जो अमेरिका का हिस्सा है। बड़े ही सुंदर आइलैंड्स हैं और इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड हवाई का है, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं है। सिर्फ 35 मिनट की ये फ्लाइट है, एक रूटीन फ्लाइट। ये अलोहा एयरलाइंस यहीं की लोकल एयरलाइंस है जो अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इतने छोटे हैं तो ये वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सुबह से 3 अलग अलग राउंड ट्रिप्स पर जा चुका था, लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे प्लेन्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर ये फ्लाइट उड़ान भरती है। बस एक अनयूजुअल चीज होती है यहाँ पर। जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में, तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बॉडी थी, अलग अलग सीट्स होती हैं जो रिवर्ट से अटैच होती है, तो एक सीट में थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने ये चीज किसी को बताई नहीं। उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, इतना रेपुटेबल एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलरली उड़ता रहता है, इसके रेगुलर इंस्पेक्शन होते हैं, अगर कोई दिक्कत होती ही तो ये लोग नोटिस कर लेते। पक्का ये छोटी मोटी कोई गलती होगी, लेकिन ये एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेन के उड़ान भरने के सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेज ट्रॉली लेकर आती है और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती है, क्योंकि आमतौर पर ये तभी हटता है जब प्लेन क्रशिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, और इस प्लेन के लिए क्रशिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट था। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेज है जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही है, और उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचती है। और जैसे ही इस हाइट पर पहुंचती है, एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है और अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल केओस और जबरदस्त कंफ्यूजन। आखिर क्या हो रहा है? कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हुआ क्या है दोस्तों कि प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा हटकर अलग हो चुका है। अब आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, एयरप्लेन्स के अंदर कैबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाए, नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते उतनी हाइट पर। इसलिए एरोप्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके रखता है। अगर किसी कारण से इस सिस्टम में खराबी आ जाए और एयरप्लेन उतने ही एल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो तो इमरजेंसी के केस में वो ऑक्सीजन मास्क टपकेंगे। आपने सुना होगा ना, वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स में हमेशा कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप। इन ऑक्सीजन मास्क में टिपिकली 15-20 मिनट की ऑक्सीजन होती है, जिस समय में पायलट को प्लेन नीचे लाना होता है और एक ऐसे एल्टीट्यूड पर ले जाना होता है यहाँ पर नॉर्मली सांस ली जा सके। यह हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ? ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से यह ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। यह वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश हो सकते हैं और आप मर भी सकते हैं। विद इन सेकेंड लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन होने लगा, और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल होंडा, एक एयर होस्टेस जो रो 15 के पास थी जब यह धमाका हुआ,
इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर होस्टेज सीबी लैंसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी कलीग जाने सैटो रो 2 के पास थी, वो जमीन पर गिर जाती है। एक लगेज जब उनके मुंह पर लगता है तो चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगी, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है? पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और डर गए कि यार प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रहे हैं, पायलट्स का क्या हुआ? यहाँ पर अगर पायलट नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। और वहाँ उन्हें दिखता है कि उनकी कलीग जैन के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती है वो, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉकपिट का व्यू पूरे तरीके से ब्लॉक्ड है। कुछ चंद मिनट यहाँ पर बचे हैं, जिसके बाद यह सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन हाइपोक्सिया के खतरे के अलावा यह पैसेंजर्स बहुत तेज हवा भी सह रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही है। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस का है। इस हाइट पर अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी गई तो इतनी ठंड में ज़्यादा देर तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पैसेंजर ने निकरे और टी शर्ट पहनी हुई है। हवाई एक ट्रॉपिकल जगह है जहाँ पर लोग बीचेस को और जंगलों को देखने जाते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती, तो कोई भी पैसेंजर इस टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मिकेले इकलौती एयर होस्टेज जो होश में बची है वहाँ पर पायलट्स को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस सारे खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स एक्चुअली में जिंदा थे। और जिंदा ही नहीं दोस्तों, पायलट्स पैसेंजर से कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। कमांड संभालते हुए 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट इस्कोन स्टीमर, एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्पकिंस। जब वो धमाका हुआ था दोनों को एक बड़ा झटका लगा था और पीछे मुड़ के जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग थी। बहुत सारा मलबा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन दोनों इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4100 फीट पर मिनट डिसेंट करते हैं। लेकिन वक्त का ये खेल सिर्फ प्लेन को थोड़ा नीचे लाने तक सीमित नहीं था। इसके लिए एक दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पता चला कि इस हादसे की वजह से जो प्लेन का नोज है, आगे वाला हिस्सा जिसमें बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो गया है। सिर्फ प्लेन का जो ज़मीनी हिस्सा है उसी की मदद से कॉकपिट और कैबिन एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर ज़्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूटकर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मिमी टॉम्पकिंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माउई में उतार लो, वो ज़्यादा पास है। एक बीच के 48 मिनट वो माउई टावर को कांटेक्ट करके सिचुएशन बताती है। इस वक्त करीब 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज़्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, और क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर ही हो गया था, ज़्यादातर लोग बेहोशी से बच गए और हाइपोक्सिया का रिस्क कम से कम खत्म हुआ। मिमी टॉम्पकिंस माओ ये एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती है कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अपनी तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। ये सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहा है। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। सामने एक बड़ी सी 10,000 फीट की पहाड़ी थी, हलीका लाला समिट। ये पहाड़ी माऊ एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच में है। इस पहाड़ी के बीच में से ये प्लेन उड़ाते हैं। अगर इससे नीचे चले गए तो कंट्रोल
करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड के बीच में प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है और उन्हें फाइनली रियलाइज होता है 2 पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था मेन गियर, तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है। लेकिन जो नोज गियर है, आगे वाला व्हील है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए, बिना इस आगे वाले पहिए के, बिना इस नोज गियर के लैंड करना पॉसिबल तो है, प्लेन कर जाएगा। और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो ब्लास्ट, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और करे तो क्या करे, पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से लैंडिंग करी जाएगी। जैसे ही रनवे दिखने लगता है, पैसेंजर्स लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। पायलट ने रियलाइज़ किया कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो फेल हो चुका था। मैनुअली रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है इस इंजन को, लेकिन अफसोस कुछ नहीं होता। इस वक्त रनवे पर मौजूद सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैनात थी। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1:56 पायलट्स माउई टावर से कहते हैं, जितनी इक्विपमेंट आपके पास है, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को बाइनोकुलर से देख रहा था। तब कुछ सेकंड के बाद एक्सप्लोजन के अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टचडाउन करती है। कैप्टन ब्रेक्स इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थ्रस्ट रिवर्स भी इस्तेमाल करते हैं और प्लेन धीरे धीरे शांति से आकर रुक जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पैसेंजर सेफली स्लाइड के जरिए नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं उनकी जिंदगियां बचाने के लिए। हालांकि ज़्यादातर लोग सेफ थे, लेकिन 4, 5, 6, 7 पर बैठे थे जिस रो में लोग, उन्हें भारी चोट आई थी क्योंकि उसी एरिया की छत फटी थी। और रो 8 से लेकर 21 पर जो पैसेंजर बैठे थे उन्हें सिर्फ माइनर इंजरीज हुई थी। इसके अलावा 21 पैसेंजर ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल कोई इंजरी नहीं हुई, जिंदा बच गए, सिवाय एक 58 साल की एयर होस्टेज सीबी लैंसिंग इकलौती मृत्यु इस पूरे हादसे में। बाद में सर्च टीम्स ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस इनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई और ये हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में समा गई। टेक्निकल इक्विपमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जब बात कर रही हूँ सीट बेल्ट की, सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से इतने सारे लोग जिंदा बच पाए, जैसा मैंने शुरू में बताया था।